हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनबीए एजुकेशन पे। और आज से आपको पता होगा कि यूपीएसआई की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो उसके लिए हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी का एक बेहतरीन रिवीजन। ठीक है, आपको पता होगा हिंदी के 40 प्रश्न आते हैं और 100 अंक होते हैं। ठीक है, और जहाँ पे हिंदी की बात आती है वहाँ पे रोजगार विद अंकित का नाम अपने आप में एक समझ लीजिए ब्रांड है। ठीक है, और रोजगार विद अंकित में भी नवीन शर्मा हिंदी के प्रश्नों को हमेशा से पूरी तरीके से आपको नंबर दिलाने में हिंदी में सक्षम रहे हैं। और अभी मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि मैं हिंदी कंप्लीट कराऊंगा, और कुछ चीज़ों की वजह से चूंकि वो जो मैंने पीडीएफ तैयार करवाई थी वो सही से उसमें सारी चीज़ें आ नहीं पाई। और फिर मैंने डिसाइड किया कि जो सॉरी जो नवीन शर्मा सर की जो हिंदी की बुक है यूपीएसआई के लिए स्पेशल, उसको तैयार करवाया जाए। लेकिन यार मैंने बहुत कोशिश की, वो मिल नहीं पाई। फिर मैंने डिसाइड किया कि जो नवीन सर के नोट्स हैं, ठीक है, जो उन्होंने विनायक बैच में पूरी हिंदी करवाई है, वो हम लोग उससे चीज़ों को कंप्लीट करेंगे और अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये था पूरा ब्यौरा क्लास का कि कहाँ से हम चीज़ों को करने वाले हैं और कब तक करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक चैप्टर हो जाए। और कुछ चैप्टर जैसे जो बड़े चैप्टर हैं, जैसे अलंकार हो गया, रस हो गया, संधि हो गई, तो इनके लिए हम 2 या 3 क्लासेस भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी क्लास को और दिखाते हैं आपको सिलेबस। सिलेबस को सर ने 3 भागों में विभाजित किया है, खंड का, खंड खा और खंड गा। जिसमें आपके खंड का में वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्ण विन्यास और वर्तनी है। ठीक है, खंड खा में आपके वाक्य और शब्द हैं, जिसमें आपका रस, छंद, अलंकार, वाक्य, वाक्य शुद्धि, विलोमार्थ, ठीक है, पर्यायवाची, समश्रुत, भिन्नार्थक, अनेकार्थी, लोकोक्तियां और मुहावरे, अपठित गद्यांश, लिंग वचन काल कारक, तत्सम तद्भव और बाकी शब्द रूप यानी कि देशज विदेशज, अरबी फारसी। ठीक है, ये सारे और उसके बाद आपका खंडगा है, जिसमें आपका साहित्य का जो पोर्शन है वो आएगा, जिसमें हिंदी भाषा का इतिहास और विकास, प्रसिद्ध पंक्तियां, लेखक रचनाएं एवं पुरस्कार। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है जो हमको कवर करना है, जिसमें हम साहित्य को और व्याकरण को एक साथ लेके चलेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा कैसे होगा। चैनल पे एक्टिव रहिएगा। अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में मैं अगर बात करूं तो आपका पूरा सिलेबस हम यूट्यूब पे कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर वर्णमाला को। ठीक है, वर्णमाला, इसमें अगर हम बात करें भाई, तो सबसे पहले वर्णमाला की परिभाषा देखते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा से उतने प्रश्न आते नहीं, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है उसके बारे में देख लीजिए। जो ध्वनियां मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती हैं उन्हें हम अक्षर कहते हैं। ठीक है, और मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। यानी कि मैंने अगर बोल दिया का, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक अक्षर है। और अगर मैंने का बोला और आपने उस का को लिख दिया तो वो क्या है, वो वर्ण है। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ये बेसिक कुछ प्रश्न है, ये हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे छोटी लिखित इकाई वो है वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई वो है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि की अगर हम बात करें तो ये एक जगह पे और आप प्रश्न देख सकते हो कैसे बनेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, मौखिक लिखित कुछ भी ना बोले तो केवल इकाई बोल दे, तब भी आप इसका आंसर ध्वनि ही देंगे। और अगर आपसे बोले कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, ठीक है, सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो वो होगा शब्द। ठीक है, ये 3-4 प्रश्न है जो बेसिक हैं और कभी कभी सरल प्रश्नों की कैटेगरी जो होती है उसमें आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगली लाइन है आपकी, कुल वर्णों की संख्या कितनी है। कुल वर्णों की संख्या है 52। ठीक है, जिसमें आपके 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवाह, ठीक है, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उच्छिप्त व्यंजन है। अब ये कौन कौन से हैं
उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, उनको हम 1 मिनट, चलिए, ये क्या है, ये आपके स्वर हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपके स्वर हैं। आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये आपके 11 स्वर हैं। अगर हम बात करते हैं 33 व्यंजनों की, तो उसमें आपका आता का खा गा गंगा चा 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 टा 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 ना ता 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 ना पा 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 मा मा यार अलावा सा 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 हा। ठीक है, मिर्जापुर देखी होगी, तो जिसने इस सीन को नहीं देखा है तो इसको 3-4 बार देख लेना, अपने आप आपको पूरी जो व्यंजनों की श्रृंखला है वो अपने आप याद हो जाएगी, का से लेके ज्ञा तक। ठीक है, उसके बाद दो आते हैं आपके अयोगवाह। ठीक है, अंग और आहा। अंग को क्या कहते हैं, नासिक के भी कहते हैं, ठीक है, और अनुनासिक भी कहते हैं। ठीक है, ये आहा क्या होता है, आहा विसर्ग होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके 4 संयुक्त व्यंजन, छा त्रा ज्ञा और श्र, जिसमें आपका छा जो है वो बनता है का और शा से मिलके, त्रा बनता है ता और रा से मिलके, जा बनता है जा और इया से मिलके। ठीक है, और उसके बाद श्रा शा और रा से मिलके श्रा बनता है। उसके बाद अढ़ा और अढ़ा, ये आपके 2 उच्छिप्त व्यंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ओके, ये लीजिए। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1985 में देवनागरी लिपि और हिंदी की वर्तनी का मानकीकरण जारी किया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय अंक आपके ये डिसाइड किए गए। ठीक है, और देवनागरी अंक आपके ये डिसाइड किए गए। ठीक है, 1 से लेके 10 तक, इनको आप देख लीजिए ध्यान से। ये आपकी देवनागरी लिपि है और ये आपकी अंतरराष्ट्रीय में है। ठीक है, लिपि क्या होती है ये जान लेते हैं भाई। तो किसी भाषा को लिखने का तरीका क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। जैसे हिंदी भाषा को लिखने का तरीका क्या है, वो देवनागरी है, तो इसकी लिपि क्या है, देवनागरी। इसी तरह अंग्रेजी की रोमन है, ठीक है, और आपकी संस्कृत की ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि को देवनागरी लिपि की जननी माना जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके ज्यादातर जो शब्द हैं वो किससे प्रभावित है, तो वो संस्कृत से प्रभावित है। ठीक है, उन्हीं को जो आप तद्भव तत्सम में पढ़ते हैं वही है। ठीक है, स्वरों की बात करते हैं, तो स्वरों की परिभाषा क्या होगी, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना रुकावट के किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, जिसमें आ ई उ री ऐ वो सब आते हैं। व्यंजन की बात करते हैं, तो व्यंजन क्या है, तो जो वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं का बोलूंगा तो का में संयुक्त रूप से आपका पीछे आ बोल जाएगा, लेकिन आ में ऐसा कुछ भी नहीं है, आ में सिर्फ आ आएगा। ठीक है, ये आपका प्रकृति के रूप में अगर देखा जाए तो ये का आपका पूर्ण है, ये का आपका पूर्ण है, और इसके नीचे हलंत लगा दिया जाए यानी कि इसके स्वर को हटा दिया जाए तो ये आधा हो जाता है। तो यदि हलंत लगा हो तो प्रकृति में अर्ध रूप होता है, जैसे ही आप जाके कुछ उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, जा से जो भी स्वर जुड़े हुए हैं उन स्वरों को अलग किया जा सकता है, ये हम संधि में इसका यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, तो यहाँ पे सर ने बताया है कि व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। 33 के व्यंजनों को हम विभाजित करेंगे 3 भागों में। 2 ऐसे होते हैं जो कि खड़ी पाई को पार करते हैं। खड़ी पाई क्या होती है, देखिए, एक रेखा होती है ऐसे, ठीक है, और एक रेखा होती है ऐसे। ठीक है, तो ये जो रेखा होती ऊपर इसको कहते हैं हम सिरो रेखा, और ये जो रेखा होती नीचे इसको कहते हैं हम खड़ी पाई। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, और इतनी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हम ये रिवीजन क्लास कर रहे हैं, हम ये फाउंडेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि मात्रा जो होती है ना वो सिर्फ स्वरों की होती है। मात्रा किसकी होती है, स्वरों की होती है। उच्चारण के समय हम जो व्यंजनों को आधा लिखते हैं वो मात्रा नहीं है, वो उनको आधा लिखने का तरीका होता है जो हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, 2 स्वर ऐसे होते हैं का और फा,
जो कि खड़ी पाई को पार करते हैं। तो इनके जो खड़ी पाई को पार करने वाला जो हिस्सा है उसको हल्का सा कम यानी कि आधा लिखा जाता है। और फिर 9 व्यंजन ऐसे होते हैं जो कि आपके जिनमें किसी तरह की कोई खड़ी पाई नहीं होती है। ठीक है, तो उनके नीचे हम हलंत लगा देते हैं। इनको घुमावदार या फिर लोटनिक स्वर व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 22 व्यंजन ऐसे होते हैं जिनमें खड़ी पाई होती है, तो उस खड़ी पाई को हम हटा देते हैं तो वो व्यंजन आधा हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये आपके बिंदु हैं, जैसे सर ने बताया था कि ये आपका क्या है, ये आपका अंग यानी कि अनुस्वार का बिंदु है, ये आपका नुक्ता है, ये आपका पंचमा अक्षर है और ये आपका उच्छिष्ट है। ठीक है, बिंदु लगाने का तरीका क्या होता है, तो पंचमा अक्षर केवल अड़ंगा में होता है। फिर नुक्ता की बात करते हैं तो नुक्ता केवल किस में होता है, इन 5 अक्षरों में होता है और ये अरबी फारसी के शब्द होते हैं। ठीक है, अरबी फारसी के शब्द होते हैं। क ख ग ज फ इनमें नुक्ता लगता है। ठीक है, फिर अनुस्वार की बात करते हैं तो अनुस्वार किन में होता है, तो अनुस्वार जो आपके पंचमा अक्षर होते हैं। पंचमा अक्षर मीन्स जो, मैं दिखाता हूं आपको पंचमा अक्षर किनको कहते हैं। पंचमा अक्षर यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए जो ये आपके वर्गीय व्यंजन है ना, ये वर्गीय व्यंजन जानते होंगे आप लोग, इनके जो लास्ट में ये 5 अक्षर हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं पंचमा अक्षर या फिर इन्हीं को अनुनासिक व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुनासिक व्यंजन भी कहा जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो किसी भी शब्द में अगर हम अंग की मात्रा यानी कि अनुस्वार को हटाना चाहते हैं तो हम उस जो अंत में, ठीक है, यानी कि जिस अक्षर के ऊपर अंग की मात्रा लगी हुई है, अनुस्वार लगा हुआ है, उसके अंत में आने वाले पंचमा अक्षर को हम उसमें जोड़ देते हैं। जैसे पंप में पा के अंत में क्या आता है, माँ, तो हम इसमें माँ लगा देंगे। ठीक है, और यदि किसी के अंत में कोई पंचमा अक्षर नहीं आता है, जैसे अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तो हम क्या करते हैं उसकी जगह पे अनुसार की जगह पे ना का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारी तरीके देख सकते हैं। और ये जो लास्ट में नहीं लिखा हुआ है ना, ये सर ने होमवर्क दिया था कि शंख का आप लोग बताएंगे, तो शंख का मैं बता देता हूँ भाई। तो शंख हमारा ऐसा लिखा जाएगा, यहाँ पे पंचमा अक्षर होगा, ठीक है, और ये होगा शंख। अब आगे बात आती है भैया उच्छिष्ट, जिसे ताड़नजात भी कहा जाता है, जिसे द्विगुण भी कहा जाता है, जिनके नीचे बिंदु होता है। ठीक है, तो उनको हम कैसे लिखते हैं, उनको हम लिखते हैं हर एक तरीके से, लेकिन कुछ तरीके होते हैं जिनके तरीके उनको नहीं लिखा जाता है। तो ऐसे सॉरी, ऐसे 5 नियम हैं जिनमें आपका उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं किया जाता। यदि किसी शब्द की शुरुआत में डा और अड़ा है तो उसमें हम उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे डमरू, ढोलक, ढक्कन, तो इनकी शुरुआत में हम उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। अंग्रेजी का कोई अगर शब्द है तो वहां पे हम उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे रोड, बोर्ड, मूड, ग्राउंड, रिकॉर्ड, इन सब में हम उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यदि कोई द्वित व्यंजन है यानी कि अड़ा और अड़ा, इनका प्रयोग कब नहीं करना है, जब ड़ा और अड़ा 2 बार आए हों, जैसे हड्डी में, टिड्डी में, उड्डयन में, कबड्डी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि कोई उपसर्ग आया है, जैसे निडर, निडर में नी आपका उपसर्ग है, तो इसमें हम उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद यदि अड़ा और अड़ा के तुरंत बाद या तुरंत पहले अनुस्वार हो तो उसमें हम उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आडंबर और ग्राउंड, ग्राउंड में तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ये आपका क्या है, अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, ये इन्होंने पूछा था कि भैया डरपोक में होगा या नहीं होगा, तो इसमें पहले नियम के अनुसार नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में ही आया है
तो इसमें नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। फिर यहां से हमारा शुरू होता है स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण। स्वर कितने होते हैं? तो देखिए, स्वरों की संख्या 11 होती है, उच्चारण के आधार पे 10 होते हैं और कुल संख्या 13 होती है। क्यों? क्योंकि जो आपके अयोगवा है अंग और आहा, इनको स्वरों में नहीं गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता वो भी आगे है। वो असल में इसलिए है क्योंकि जो व्यंजन होते हैं व्यंजन की श्रेणी में क्यों नहीं रखते, क्योंकि व्यंजन स्वर से पहले आते हैं और ये व्यंजन के बाद स्वर के बाद आते हैं। जैसे हम अंग की बात करें तो आ पहले आ रहा है, गा बाद में आ रहा है, अंग, है ना। इसी तरह अगर हम का की बात करें तो का के बाद आ रहा है, इस वजह से हम इसको व्यंजन कहते हैं, लेकिन ये आपके स्वर के बाद आते हैं, इस वजह से इनको अयोगवाह कहा जाता है, यानी कि अपवाद एक तरीके से कह लीजिए, लेकिन इनको स्वरों में गिना जाता है। ठीक है, तो जब भी आपसे कहे कि भैया स्वरों की कुल संख्या कितनी होगी, जब तक कुल का नाम मत लिया जाए तो आप 13 नहीं बताएंगे, लेकिन जैसे ही कहेगा कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 13। स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या 11 है। अगर उच्चारण के आधार पे कहें तो उच्चारण के आधार पे 10 है। 10 क्यों है भैया? एक क्यों कम हो जाता है? तो जो री है आपका, री से ऋषि, वो आपकी री की ध्वनि देता है। री का मतलब ऐसी ध्वनि देता है वो। ठीक है, उच्चारण जब करते हैं तो इस वजह से री को कंसीडर नहीं किया जाता है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन 11 स्वरों का हम वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, जिसमें आपके अंग और आहा की कोई भी अवहेलना या फिर कोई भी इनका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मात्रा के आधार पे देखें तो मात्रा के आधार पे इनके 3 भेद होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपका ह्रस्व स्वर और लघु स्वर, या फिर इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, आ ई उ और री। आ ई उ और री, इनकी संख्या 4 होती है। उसके बाद होता है आपका दीर्घ स्वर, जिसे बड़ा स्वर या फिर इसे गुरु स्वर भी कहा जाता है, गुरु स्वर, और इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। ठीक है, इसमें आ ई उ ए ऐ ओ औ, ठीक है, ये आपके टोटल 7 होते हैं। फिर प्लुप्त स्वर की बात करते हैं तो प्लुप्त स्वर बेसिकली संस्कृत में उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, यानी कि 3 गुना समय लगता है ह्रस्व स्वर के मुकाबले। ये जब भी किसी को पुकारना होता है या किसी चीज का उच्चारण करना होता है, जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम काफी समय तक हम बोलते हैं। ठीक है, और जैसे किसी को पुकार रहे हैं राम, है ना, आपने उसको देखा होगा सुनील शेट्टी को, सुनील शेट्टी बोलता है ना अंजलि, तो वो आपका प्लुप्त स्वर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ये मैंने आपको बता दिया ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे, जिनके उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगे, ये आपका दर्शाने का चिन्ह होता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर को ऐसे एक लाइन से दर्शाते हैं और दीर्घ स्वर को या फिर गुरु स्वर को ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, ये आपका कब काम आएगा? ये आपको जब छंद पढ़ाया जाएगा ना, उस समय मात्रा गिनने में ये काम आता है। ठीक है, ये आपका प्लुप्त स्वर है। ठीक है, ओम राम, और मैंने आपको एक बेहतरीन और एग्जाम्पल बताया। ठीक है, ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। क्यों? क्योंकि शुद्ध व्यंजन को दर्शाने में हम हलंत का प्रयोग करते हैं, इस वजह से व्यंजन को हल भी कहा जाता है। ठीक है, ये आ गया आपका जिह्वा के आधार पे। जिह्वा के आधार पे इनको 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, जिसमें आपका अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, मध्य में आपका केवल एक ही होता है, जो होता है आपका आ। ठीक है, छोटा आ, इसको उदासीन स्वर भी कहा जाता है जिह्वा के आधार पे। अग्र स्वर की बात करें तो यहाँ पे एक सर ने ट्रिक बताई थी कि जब भी आप ई को 3D प्रिंट बनाओगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, और इसको अगर आप खड़ा छोड़ दोगे तो ये आगे की तरफ गिरेगा। इसी तरह ए है, इसी तरह ए है, तो जब भी आप देखोगे तो इनको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, अग्र स्वर, और फिर बाकी बचे आ उ ओ औ, ये आपके पश्च स्वर हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे देख लीजिए जो मैंने आपको बताया था। जिह्वा के आधार पर जब वर्गीकरण होता है तो री को
क्यों शामिल नहीं किया जाता है? क्यों? क्योंकि ये री की ध्वनि देता है। ठीक है, इसी वजह से उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। ठीक है, ये यहाँ पे आप रा और रा का सॉरी री और रा का भेद देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भैया मुख खुलने के आधार पे। ठीक है, मुख खुलने के आधार पे, मुख खुलने के आधार पे ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। इसमें आपका विवृत सुर, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। ठीक है, जिसमें सर ने एक ट्रिक बताई थी कि विवाह में आ और आधे ही पहुंचे तो उसने जोर से आवाज लगाई ए ओ। ठीक है, और फिर भैया सारे लोग बुलाए गए थे विवाह में, सारे लोग बुलाए गए थे, ई भी बुलाए थे, ऊ भी बुलाए थे, और बाकी जो बचे अर्धसंवृत में, अर्धसंवृत में ए और औ। ठीक है, इनको आप देख सकते हो। विवृत में आपका केवल आता है बड़ा आ, फिर अर्ध विवृत में जैसा कि बड़ा आ विवृत में है तो अर्ध विवृत में छोटा आ, बड़ा ए। ठीक है, बड़ा आय क्या? आय ही होता है, उसको ए बोलते हैं। आय और औ आपका अर्ध विवृत में आता है। संवृत में ई और ऊ, ई ऊ औ, नहीं ऊ, थोड़ा सा तेज लाउड बोलना पड़ेगा, है ना, समझ जाइएगा, बड़ा ऊ, आप समझ जाओगे। ठीक है, समव्रत में आते हैं। फिर अर्ध समव्रत में ए और ओ। फिर जाति विभाजन की बात करते हैं तो जो अपनी ही जाति के लोगों से मिलके बने होते हैं उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। ठीक है, और जो विजातीय होते हैं वो आपके अंतर जाति विवाह करते हैं। ठीक है, अंतर जाति विवाह। तो ये देख लीजिए, आ और ई से मिलके ए, आ और ए से मिलके आए, आ और ऊ से मिलके ओ, और आ और ओ से मिलके आओ। ठीक है, इन्हें ही संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे बात करते हैं परंपरागत अतिरिक्त वर्ण, जिसमें आपका आता है अनुनासिक, जिसमें नाक से कम मुख से ज्यादा वायु निकलती है, उसे हम कहते हैं अनुनासिक, जिसको आप चंद्र बिंदु से दर्शाते हैं। अनुस्वर क्या होते हैं? जिसमें नाक से अधिक मुख से कम वायु निकलती है, वो आपके अंग होते हैं, यानी कि अनुस्वार होता है। ठीक है, विसर्ग क्या होते हैं? संस्कृत के शब्दों में स्वर के स्थान पे स्वर के बाद प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका प्रातः, अतः, दुख, ये सब। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार अनुस्वर और विसर्ग स्वर नहीं है, यह व्यंजनों की तरह स्वर के पहले नहीं आते, बाद में आते हैं। ठीक है, अतः इनको अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, चलो, स्वर व्यंजन से पहले व्यंजन स्वर से पहले आता है। हिंदी में कोई दो स्वर साथ नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, यदि वह क्रिया शब्द ना हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप लोग देख लीजिए। अब बात करते हैं भाई व्यंजन की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? व्यंजन की हम बात करेंगे। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब बात करते हैं वर्गीय व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं? वर्गीय व्यंजन आपके 25 होते हैं, जिसमें आपके का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, अइया, टा, ठा, डाढ़ा, न, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा, मा, ये आपके 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं। 25 वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी संख्या 25 होती है, जो एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, और वर्ग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो स्तंभ और पंक्ति है उनकी लंबाई समान होती है। ठीक है, स्तंभ और पंक्ति की लंबाई समान होती है, इस वजह से इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है, जिसमें आपके 16 जो होते हैं स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ये कहीं ना कहीं से स्पर्श होके बोले जाते हैं। ठीक है, स्पर्श संघर्षी आपके 4 होते हैं, जिसमें चा, छा, जा, झा आपके स्पर्श संघर्षी होते हैं। ठीक है, 5 आपके नासिक के होते हैं, जो कि आपके अंत में, ठीक है, अंत में जो 5 ठीक है, हर वर्ग के अंत का जो 5वां अक्षर होता है वो आपका नासिक के व्यंजन कहलाता है। अगर आपसे पूछे कि नासिक के व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप क्या बताओगे? 5। अगर आपसे यही पूछे कि नासिक के वर्णों की संख्या कितनी है तो आप कितनी बताओगे? वो आप बताओगे 6।
ठीक है, क्योंकि अंग भी नासिक के ही है और आपसे नासिक का व्यंजन नहीं पूछ रहा है, आपसे नासिक का वर्ण पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? यार अलावा, यार अलावा, जिसमें या और व अर्ध स्वर की तरह प्रयोग किए जाते हैं। अर्ध स्वर कहा भी जाता है इनको, क्योंकि वे कभी कभी ये स्वरों के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कौवा, कौवा ये भी सही है और ये भी सही है, तो स्वर के स्थान पे वा का प्रयोग हो गया ना, तो इसी वजह से इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। इसी तरह महिलाएं और इसी तरह आइए। ठीक है, रा को प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे ही आप रा बोलोगे ना, तो आपकी जबान में कंपन होगा, एकदम से लड़खड़ा जाएगी आपकी जबान। ठीक है, इस वजह से इसको लुंठित व्यंजन कहा जाता है, प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। ला को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। अब ये छोटा सा स्टेटमेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इनको संघर्षहीन या सहप्रवाह व्यंजन भी कहा है। किसको? या और वा को। ठीक है, सहप्रवाह या संघर्षहीन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भाई ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन क्या है? तो जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास खींचना पड़ता है और गर्म ऊष्मा हवा मुंह से बाहर निकलती है, उनको हम कहते हैं ऊष्मीय व्यंजन। इनको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? सा और हा, सा और हा। ठीक है, ये आपके ऊष्मीय व्यंजन है। इसके बाद आगत स्वर क्या होते हैं? आगत स्वर वे होते हैं जिन जो कि अंग्रेजी शब्द में बोले जाते हैं, लेकिन इनको हिंदी में डायरेक्ट रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इनके ऊपर कुछ ऐसा चिन्ह होता है। ठीक है, कुछ ऐसा चिन्ह होता है, इनको आगत स्वर कहा जाता है। ठीक है, आगत स्वर ऐसा दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। केवल चंद्र का निशान, यह आपके उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण है। तो ये इसको आप देख लेंगे। इसमें क्या है? इसमें आपका 5 जगहों से शब्द या फिर वर्ण बोले जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपका कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है और ओष्ठ है। कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, आ, हा और विसर्ग। इसकी छोटी सी ट्रिक है, विवाह है यस का। देखो ये तो सबको याद हो जाता है कि भैया KTM 2, KTM 2 और इधर आपका कचट तप, कचट तप, या फिर का वर्ग, चा वर्ग, फिर टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। इधर आपका विवाह है, विवाह है किसका? यस का, और वो क्या बन गया? ऋषि बन गया। और वो ऋषि बन के कैसा हो गया? लाश जैसा हो गया। तो उसको भाई साहब जब विवाह में लेके गए, तो उसकी सालियों ने देख के कहा ऊ ऊ ये कैसा दूल्हा। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक बताई थी, ये छोटी सी ट्रिक बताई थी सर ने। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था नासिक ध्वनिया, नासिक के ध्वनिया, इसमें आपका अंग भी शामिल होता है। तो आपसे अभी कभी कहे कि नासिक के ध्वनियों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 6। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते हैं संयुक्त व्यंजन। यहाँ पे संयुक्त स्वर की बात जब आती है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आ और ई से मिलके बनता है ए। तो आ बोला जाता है कंठ से और ई बोली जाती है तालु से। तो इसको हम क्या कहेंगे? कंठ तालव्य। ठीक है, कंठ प्लस तालु, कंठ तालव्य। और ये बोला जाता है आ और ऊ से, तो कंठ प्लस ओष्ठ, तो ये हो जाएगा कंठोष्ठ। ठीक है, कंठोष्ठ। अब यहाँ पे नुक्ता की बात आती है भाई। तो ये अरबी फारसी के कुछ शब्द होते हैं, इनको नई विकसित ध्वनिया भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग हिंदी में जो किया था, वो किया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा। ठीक है, और इनके आप प्रयोग भी देख सकते हो। इनको अली जिव्या या जिव्या मूल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, जिसमें ये आपका, ये आपके कुछ क्वेश्चन है, तो ये आप देख लीजिएगा जो सर ने करवाए थे।
अब यहां से मेन बात आती है, मेन बात यहां से शुरू होती है, ये देखिएगा। ठीक है भाई, कुछ लोग कहेंगे कि ये पहले से लिखा हुआ क्यों है, तो भाई मैं प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है, क्लास लेने के लिए, तो वही आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं हटाना भूल गया था। तो यहाँ पे बात आती है प्राणत्व के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो प्राणत्व के आधार पे इनके दो प्रकार होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। इसको याद करने के लिए भाई साहब लोग खोपड़ी पटक देते हैं, बट मेरी एक छोटी सी ट्रिक है, आप अगर उसको फॉलो करते हो तो आप कभी नहीं भूलोगे। महाप्राण के साथ हमेशा एक बात केवल याद रखिएगा, सम। ठीक है, महाप्राण के साथ एक बात केवल याद रखिएगा, सम। बस हो गया काम। सम का मतलब सम स्थानों पर आने वाली वर्ण, ठीक है, या फिर व्यंजन। और ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन के आपका मतलब हो जाएगा शा से सा, ठीक है, और हा भी। तो इस तरीके से आप महाप्राण को याद कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जो बचा उसको फिर अल्प प्राण में भेज दो। यानी कि सम का मतलब दूसरा चौथा, अब 5 टोटल ही होते हैं, तो 5 में आपके 3 हो गए विषम, तो आपके पहला तीसरा पांचवा आपका अल्प प्राण में हो जाएगा। इसके साथ अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर, तो टोटल अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या होती है, अल्प प्राण वर्णों की संख्या होती है 31, और महाप्राण वर्णों की संख्या होती है 15। तो नहीं भूलोगे, ध्यान रखना। ठीक है, बस एक छोटा सा शब्द याद रखना है, सम। महाप्राण के साथ सम, महासम भी याद रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपको पता चल गया होगा, है ना। अब यहाँ पे मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है अपनी, जो आपको सघोष और अघोष भी याद करवा देगी। सघोष और अघोष ये कैसे याद होते हैं, लोग खोपड़ी पटक देते हैं भाई, याद नहीं होते हैं। ठीक है, और याद करना भी नहीं है, एक छोटी सी मेरी कहानी याद रखना, और वो भाई साहब आपके रियल लाइफ में अप्लाई होती है। ठीक है, सघोष को हम घोष वर्ण भी कहते हैं, तो घोष से याद रखना घोषणा। तो घोषणा जब भी किसी चीज की जाती है तो उससे पहले प्लानिंग होती है, घोषणा हमेशा बाद में होती है और सबके साथ होती है। तो बस ये छोटी सी लाइन याद रखना कि घोषणा हमेशा बाद में होती है और सबके साथ होती है। ठीक है, तो बाद के तीनों, तीसरा चौथा पांचवा और सबके साथ, यानी कि अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर। ठीक है, सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन, और यहाँ पे आपका हा आपको एक्स्ट्रा में याद रखना है। अब इतनी सारी चीजों में आपको मैंने सिर्फ हा याद रखने के लिए कहा है यार, तो इतना तो कर सकते हो ना। ठीक है, तो ये याद रखना, और बाकी सारे बच्चों को, यानी कि पहला और दूसरा और शा, इसको हम भेज देंगे अघोष में। ठीक है, अघोष में याद रहेगा। सघोष की या फिर घोष की संख्या होती है 13, ओ सॉरी 31, और इसकी होती है 13। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे आपको मिलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं, जिसको मैंने बताया था आपको, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, ये कैसे बनते हैं वो मैंने आपको सुबह ही बता दिया था, मतलब शुरुआत में ही बता दिया, सुबह क्या आया, शुरुआत में ही बता दिया था। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद बात आती है भैया आपके स्वरों के क्रम की। तो एक छोटी सी चीज याद रखिएगा कि अंग जो होता है यानी कि अनुस्वार, वो सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक आता है, और फिर आता है विसर्ग, फिर बाकी सारे स्वर आते हैं। उसके बाद संयुक्त व्यंजन को साथ रखते हुए आप अपने वर्णमाला को लिखेंगे, यानी कि का से बनता है छा, का से बनता है छा, तो का के बाद छा आएगा। जा से ज्ञा बनता है, तो जा के बाद ज्ञा आएगा। ठीक है, ता से त्रा बनता है, तो ता के बाद त्रा आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी संयुक्त व्यंजनों को ध्यान में रखते हुए लिख लेंगे। ठीक है, ये आपके कुछ तरीके हैं, तो इस तरीके से आप देख लेंगे।
वर्ण विच्छेद आपको पता ही होगा, तो इसमें आपका हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे होती है आपकी क्लास कंप्लीट। यहाँ पे आप वर्ण विच्छेद देख लेंगे। वर्ण विच्छेद आपने प्रैक्टिस भी की होगी भाई। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो। ये आपकी क्लास नंबर 7 का जो प्रैक्टिस करवाई थी सर ने वर्ण विच्छेद की, तो उस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, ये रहा। और यहाँ से शुरू होती है आपकी संज्ञा, यहाँ पे आपकी होती है क्लास समाप्त भाई। ठीक है, वर्णमाला आपने लगभग 30 से 35 मिनट में पूरी रिवाइज कर ली, पूरा कंप्लीट कर लिया, सब कुछ आपको याद भी हो गया होगा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और कल की क्लास में हम शुरू करेंगे संज्ञा को। संज्ञा भी हम इसी तरीके से बेहतरीन रिवीजन करेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ भाई। ठीक है, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी यहाँ तक जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिसको ज़रूरत हो उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।